हे एवरीवन, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम क्लास 9th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम आगे की कंट्रीज के बारे में केस स्टडी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम डिस्कस कर चुके थे पाकिस्तान और चाइना कि वहां पर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर कुछ ऐसी कंडीशंस अराइज होती हैं जहां पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि ये कंट्रीज वाकई डेमोक्रेटिक है या नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो वहां पर नहीं किया गया और उन पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है। ठीक है, आज हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर पाकिस्तान और चाइना के बाद आज हम पढ़ेंगे मैक्सिको के बारे में। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं मैक्सिको की केस स्टडी पर। ओके, मैक्सिको में क्या हो रहा है? हर 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए होते हैं इलेक्शन, राइट? इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट कंडक्टेड। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी कि जो कंट्री का फर्स्ट सिटीजन है, अगर उसके लिए इलेक्शन हो रहा है, मतलब कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, तो हम एक तरीके से अगर एक वेग तरीके से देखें तो इलेक्शन हो रहा है तो डेमोक्रेसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साथ में जब भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए क्या हो रहा है, इलेक्शन, तो ऐसी कंट्री को हम रिपब्लिक भी कहते हैं। ठीक है, अगर हेड ऑफ द कंट्री जो है, प्रेसिडेंट है, अगर उसके लिए इलेक्शन हो रहा है तो वो एक रिपब्लिक कंट्री होगी, राइट? अंटिल द ईयर 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय PRI। ठीक है, PRI क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इट वाज नेवर सीन कि कोई भी अपोजिशन पार्टी जो PRI के अगेंस्ट कोई भी पार्टी लड़ रही है वो कभी भी जीत नहीं पाई वहां पर। कब तक? अंटिल द ईयर 2000। कारण क्या है कि जो PRI है ये एक डोमिनेटिंग पार्टी बन रही है ना? मतलब कि अगेन अब आप सोचिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टी दूसरी है तो अपोजिशन है, लेकिन वो कभी जीत नहीं रही। और चाइना में क्या हो रहा था? CCP जो है वो लोगों को फेयर चॉइस नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके ही सिलेक्ट किए हुए कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, PRI यूज डर्टी ट्रिक्स। अब यहाँ पर अपोजिशन पार्टी तो है, ठीक है, और वो जीत भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं मांग रहा है किससे, किसी भी कैंडिडेट से, कि उसको पार्टी की अप्रूवल ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या समस्या आ रही है कि जो PRI है ये जीतने के लिए मैल प्रैक्टिसेस का सहारा लेती है। ठीक है, या इट यूजेस डर्टी ट्रिक्स, राइट? कैसे डर्टी ट्रिक्स? अब देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हुआ करते थे, ठीक है, मतलब जिनको गवर्नमेंट जॉब्स दे रही है, उनको बोला जाता था कि आपको पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना जरूरी है। इट इज कंपल्सरी। व्हाई इट इज कंपल्सरी? in order to influence those people with the ideologies of the party, right? So that they can have the same ideologies and they can influence other people who are living in the society around them, right? Then government teachers are asked to force the parents to vote for PRI, right? Suppose you went to the parents meeting, right, in Mexico at that period. अब वहाँ पर आपके जो बच्चे के टीचर हैं वो आपको बोल रहे हैं कि सर बच्चा तो ठीक है, ये सब देख लेंगे बाद में, लेकिन आप वोट PRI को देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ जा रहा था कि गवर्नमेंट टीचर्स को बोला जाता था कि आपको पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करना। इट मीन्स दे आर यूजिंग द पार्टी PRI इज यूजिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू इन्फ्लुएंस पीपल टू वोट फॉर देम, राइट? एंड नॉट एग्जैक्टली द वर्ड इन्फ्लुएंस इज यूज्ड हियर, फोर्स्ड, यानी कि अगेन मैल प्रैक्टिसेस का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा था। मीडिया वॉज बायस्ड, राइट? पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड एट लास्ट मोमेंट्स। ठीक है, मीडिया ऑलरेडी बायस थी, मतलब क्या नहीं दिखाएगी, PRI के अगेंस्ट कोई भी चीज़ मीडिया में नहीं दिखाएगी, कुछ भी उसके अगेंस्ट प्रिंट नहीं करेगी, है ना? और अपोजिशन पार्टी को और ज़्यादा डिमीन करती चले जाएगी। तो अगेन इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जो मीडिया है वो कैसी है, बायस्ड है। पोलिंग बूथ जो होती थी उनको लास्ट मोमेंट पे शिफ्ट कर दिया जाता था ताकि वोटिंग ही कम हो, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किसके लिए इन्फ्लुएंस किया जाता था कि PRI को वहाँ पर वोट दिया जाए। एंड अनएथिकल कैंपेनिंग। कैंपेनिंग क्या होती है? कोई भी कैंडिडेट जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वो लोगों को बताने की कोशिश करता है कि आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, मैं अगर जीतता हूँ तो मैं ये काम करूँगा, मैं वैसे काम करूँगा, मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे वोट दें, राइट? तो ये होता है कैंपेनिंग। ठीक है, लेकिन ये अनएथिकल कैंपेनिंग का मतलब क्या है? इसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे लोग कैश या फिर लिकर जो है, एल्कोहल जो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करा देते हैं
कि ये आप रख लीजिए, वोटर्स को दे देते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमको वोट दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अनएथिकल कैंपेनिंग, है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ करप्शन एक्चुअली, राइट। सो पीपल सीम्स टू हैव चॉइस बट इन रियल लाइफ दे डोंट। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी मेक्सिको में कि देखो पार्टी तो और भी है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। पीआरआई के अगेंस्ट भी आप दूसरे व्यक्ति को वोट दे सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑपोजिशन को कभी जीतने नहीं देते। कारण क्या है? बिकॉज नॉट ओनली वन काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस और डर्टी ट्रिक इज बीइंग यूज्ड, राइट। देयर आर सो मैनी वेज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू वोट फॉर पीआरआई। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसा काम कर रहे हैं, टीचर्स को ऐसा काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनको पीआरआई को वोट दिलाया जाता था, ठीक है, और कुछ भी नहीं बचता था। तो अनएथिकल कैंपेनिंग वॉज ऑलवेज देयर, राइट। सो होल्डिंग इलेक्शन इज नॉट इनफ। सी थर्ड फीचर हमारा डेमोक्रेसी का, कि इलेक्शन कर रहे हो, ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन रियल चॉइस कहाँ पर है या नहीं है? दिस इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन, राइट। रूलिंग पार्टी कैन नॉट बी डिफीटेड सो इट कैन नॉट बी अ फेयर इलेक्शन। अगर किसी भी इलेक्शन में रूलिंग पार्टी कौन सी होती है? जो करंटली गवर्नमेंट बनाकर बैठी हुई है, ठीक है, मतलब जो पिछले 5 साल से या 6 साल से जितना भी टाइम पीरियड होता है अलग अलग कंट्रीज में, जितने साल से वो गवर्नमेंट रूल कर रही है, अगर एक इलेक्शन में उस पार्टी को हराए जाने की संभावना नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है या फेयर चांस नहीं है, मतलब कि इलेक्शन फेयर नहीं है, ठीक है। मतलब लोगों के पास एक चॉइस होती है कि जो रूलर है ना, या जो भी व्यक्ति रूलिंग गवर्नमेंट में है, रूलिंग पार्टी में है, उसको हरा पाने की ताकत लोगों के पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो जो व्यक्ति ऑलरेडी काम कर रहा है, ऑलरेडी उस पोजीशन पे है, वो क्या करेगा, काम ढंग से करेगा, अगर उसको हटाए जाने का डर होगा तो, अदरवाइज नहीं। सो पीपल शुड हैव चॉइस टू रिमूव एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ दे विश सो। अगर उनको ऐसा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है नहीं काम कर रही है, तो लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए उनको हटाने की, ठीक है। लेकिन अगर कभी अपोजिशन जीतेगी ही नहीं तो हर बार लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसी पार्टी को जिससे वो ना खुश है उसको वोट देना पड़ेगा, ठीक है। पीपल इन पावर शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ये कुछ अलग स्टेटमेंट है, मतलब हम सोचते हैं ना कि सब कुछ जीतने का बराबर मौका मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी में जो लोग एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं उनको हारने की बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये बात हमको कौन सिखाता है? डेमोक्रेसी, ठीक है। क्योंकि अगर उनके पास एक फेयर चांस ऑफ लूजिंग होगा, सो दे विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर लिमिटेशंस ओनली, राइट। तो ये थी हमारी मेक्सिको की केस स्टडी, ठीक है। अब तक हम डेमोक्रेसी के 3 फीचर्स देख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की केस स्टडी, चाइना एंड मेक्सिको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखनी है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी का मतलब हम जानते हैं, ठीक है, मतलब कि सारे लोगों को हम एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, समानता। लेकिन व्हेन द वर्ड पॉलिटिकल इज एडेड, मतलब हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की बट पॉलिटिकल स्फेयर में, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी अलग होती है, सोशल इक्वालिटी अलग होती है, इकोनॉमिकल इक्वालिटी भी अलग होती है, ठीक है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इतना समझ सकते हैं कि जहाँ पर सारे लोगों को वोट करने का अधिकार है, अडल्ट्स को, ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि हाँ वो उतना मेंटली कैपेबल हो जाते हैं कि सही गलत समझ सकते हैं और सही गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। वोट करने का भी अधिकार होना चाहिए, इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करने का भी राइट उनके पास होना चाहिए। इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट। देन यू मस्ट हैव हर्ड दिस, द 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब कि इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ऑल दोज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हु आर 18 years of age और above that should have the right to vote, बट उनके मतलब हर व्यक्ति के पास सिर्फ 1 वोट होना चाहिए और हर वोट की वैल्यू 1 है, 1, ठीक है। अगर मैं वोट करती हूँ, जब मैं ईवीएम मशीन में अपने जो भी कैंडिडेट मुझे लगता है कि सही होगा, जब मैं उसके नाम के आगे क्लिक करूँगी, ठीक है, और जब मेरा वोट वहाँ पर काउंट हो जाएगा तो 1 वोट काउंट होगा, मतलब एक व्यक्ति ने 1 वोट डाला, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वोट डालने जाते हैं, वो भी वोट डालेंगे बिकॉज ही इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया,
जब वो ईवीएम मशीन में मान लेते हैं अपने खुद के नाम के आगे वो क्या कर रहे हैं, बटन प्रेस कर रहे हैं, तो अब भी ईवीएम मशीन एक ही वोट काउंट करेगी। ठीक है, चाहे एक कॉमन सिटीजन हो, चाहे मैन हो, वुमेन हो, थर्ड जेंडर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी व्यक्ति है। यूनिवर्सल adult franchise as well as the concept of political equality says that each person will be having one vote and each vote will be having only one value, not more than one value। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती किसी भी एक वोट की, राइट। तो इसके थ्रू हम समझाना चाहते हैं क्या, पॉलिटिकल इक्वालिटी। चलो, अब इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी भी सारी कंट्रीज में सारे लोगों को नहीं मिली। कहीं पर जेंडर के बेसिस पर बायस थे और कहीं पर ब्लैक्स और वाइट्स के बेसिस, मतलब रेसेस के बेसिस पर क्या थे, बायस थे। ठीक है, अंटिल 2015, मतलब 2015 बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं होती है ना। विमेन इन सऊदी अरेबिया डिडंट हैड वोटिंग राइट्स, मतलब कि 2015 के बाद सऊदी अरेबिया की विमेन को वोटिंग राइट्स मिले, लेकिन उनके यहाँ के मेन को पहले से वोटिंग राइट थे। ठीक है, तो हम पॉलिटिकल इक्वालिटी यहाँ पर मान सकते हैं क्या कि सऊदी अरेबिया में थी? बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, आप सिर्फ जेंडर के बेसिस पर, एज भी छोड़ दो, आप जेंडर के बेसिस पर क्या कर रहे हो, वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये तो पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं हुई। देन एस्टोनिया, अगेन इट इज़ अ प्लेस इन यूरोप। पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो रशियन माइनॉरिटी थी, ठीक है, अब रशियन माइनॉरिटी कैसे हुई, अगर मैंने आपको बताया दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, तो रशिया जो है उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया एशिया में आता है, लेकिन कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर रहने वाली जो रशियन माइनॉरिटी है, मतलब कम संख्या में रहने वाले जो रशियन लोग हैं, उनको वोटिंग राइट जो है वो लेने में बहुत ज़्यादा समस्या हुई। Fiji is an island place. Vote of an indigenous Fiji has more value than that of Indian Fiji। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडियन फिजी जो है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो इंडियन है लेकिन वो फिजी में रहता है, वहाँ पर इंडियन फिजी की वोट की जो वैल्यू है वो इंडिजीनियस या ओरिजिनल फिजी से कम है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो एक इंडिजीनियस फिजी पर्सन है, मतलब जो ओरिजिनली फिजी को बिलोंग करता है, और दूसरा एक इंडियन फिजी है, ठीक है, जो इंडियन है लेकिन वो फिजी में रहता है। ठीक है, मतलब ओरिजिन उसका इंडियन है, राइट। अब दोनों जन वोट डालने गए, ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि इसने डाला एक वोट, तो कितने वोट गए, मान लेते हैं 10 वोट गए, मान लेते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। और वहीं पर अगर एक इंडियन फिजी सेम ईवीएम मशीन में सेम व्यक्ति के लिए वोट डालने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके वोट की वैल्यू 5 हो। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो रिजल्ट्स होंगे वो फेयर होंगे? नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये भी हमारे लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि हर वोट की वैल्यू इक्वल नहीं है। गेटिंग? सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट। अब हम पढ़ते हैं एक और कंट्री के बारे में, जिम्बाब्वे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। देखो, इंडिपेंडेंस कब मिली? 1980 में। रूल्ड बाय ZANU-PF, इट इज़ द नेम, अ शॉर्ट फॉर्म फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी विच लेड फ्रीडम स्ट्रगल। जिसने क्या किया? फ्रीडम दिलाया। मतलब 1980 में जब जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली, तो एक्चुअली उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको लीड किसने किया? इसी पार्टी ने लीड किया। ठीक है, और जब इनको फ्रीडम मिल गया तो उसके बाद इसी पार्टी ने बनाई गवर्नमेंट। लेकिन जब ये पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी तब ये अपने ही लोगों की बात नहीं सुनेगी, राइट। मतलब आपने फ्रीडम तो दिलाया, अच्छी बात है ना, इसलिए लोगों ने आपको चूज भी किया कि आप गवर्नमेंट बना सकते हो, बट अल्टीमेटली अगर आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पा रहे, देन यू आर नॉट द राइट पार्टी और यू आर नॉट द राइट इंस्टीट्यूशन टू बी इन अ कंट्री विच यू आर कॉलिंग डेमोक्रेटिक, है ना। लीडर कौन थे इस पार्टी के? रॉबर्ट मुगाबे, आपने नाम सुना होगा इनका कहीं पर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलेक्शन तो जीते, लेकिन हर बार अनफेयर मेजर्स को यूज करके या अनफेयर तरीके यूज करके ये क्या करते थे? इलेक्शंस में जीत जाते थे। ठीक है, अब ऐसे में आपने फ्रीडम दिलाया है, तो भी अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, देन सूनर और लेटर यू विल हैव टू सफर द रेज ऑफ द पीपल।
प्रेसिडेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। अगेन यहाँ पर भी वही कहानी कि अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं। जैसे अगर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है पर्सनल फेवर्स के लिए या पर्सनल एडवांटेजेस के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्रेडिबिलिटी कम होने लगती है, लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा कम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आज आप इंडिया में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, तो यहाँ पर अपने फायदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कोशिश किसने की थी, एक बार इंदिरा गांधी ने। ठीक है, आपको पता होगा कि वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी और उन्होंने एक समय पर क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने फायदे के लिए चेंज करने की थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया था, मतलब उस पर कई सारे केसेस चले और ये चीज़ प्रूफ की गई कि किसी भी व्यक्ति के, या भले वो किसी भी पोस्ट पर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप अनफेयर तरीके से, अगर आप अनफेयर डिमांड्स करके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बियर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है आज। ठीक है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरीके से रखते हैं, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से सारी चीज़ें चलती हैं, है ना। हम बार बार उसको पर्सनल मोटिव्स के लिए चेंज नहीं करने दे सकते लोगों को। इंक्रीज्ड हिज पावर एंड डिक्रीज हिज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, प्रेसिडेंट क्यों बार बार ये कर रहे हैं, वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है लेकिन अपनी अकाउंटेबिलिटी को कम करना चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, अगर मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ तो मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ। आप मेरे से सवाल नहीं पूछ सकते कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया। ठीक है, मैं क्या बोलूँगी कि मैं आपको जवाब क्यों दूँ, क्यों, क्योंकि मैं आपको अकाउंटेबल नहीं हूँ, आप मेरे से सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों चेंज कर रहे थे, ताकि अपनी पावर बढ़ा सकें और कॉन्स्टिट्यूशन के सामने या लोगों के सामने अपनी अकाउंटेबिलिटी कम कर सकें। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा भी हो जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी पड़ेगी। अपोजिशन को हैरेस किया गया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज इलीगल। लो, अब आपको अगर गवर्नमेंट के काम अच्छे नहीं लग रहे हैं तो भी आप क्या नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट। क्यों, क्योंकि वो इलीगल है, और इलीगल है तो अगर आप प्रोटेस्ट करते देखिए तो आपके खिलाफ गवर्नमेंट आसानी से एक्शंस ले सकती है। मीडिया वाज अरेस्ट इफ समथिंग वेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इवन इग्नोर्ड कोर्ट्स ऑर्डर। अब यहाँ पर आप देखिए कि गवर्नमेंट जिसने, जो ऐसी पार्टी से बनी है जिसने फ्रीडम दिलाया, अब यही पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है अपने फायदे के लिए, अकाउंटेबिलिटी कम कर रही है, मीडिया को हैरेस कर रही है, अपोजिशन को हैरेस कर रही है, तो फिर मतलब क्या है ये कि ये कैसी डेमोक्रेसी हुई। ठीक है, फाइनली जब इन्होंने बहुत ज़्यादा अति मचाई तो 2017, अगेन बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 में इनको फोर्स करके क्या किया गया, इनकी पोजीशन से हटाया गया। ठीक है, पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर्स। अगेन इससे हमें क्या सीखने मिला, फोर्थ फीचर, पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि जो लोग रूलर हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बने, उनका अप्रूवल ज़रूरी तो है। ठीक है, बट नॉट सफिशिएंट इन डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि दे कैन ऑल्सो बी अनडेमोक्रेटिक। ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट या जो लीडर्स हैं, अगर वो अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, अगर उनकी आइडियोलॉजी अनडेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं रखते, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट रन कर रहे हैं जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो क्या आपको लगता है कि अनडेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज के साथ डेमोक्रेसी काम कर सकती है? नहीं। गेटिंग? तो इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि रूलर्स जो चीज़ कह रहे हैं वो हर बार सही है या वो सबके इंटरेस्ट में सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, यानी देश की जनता को ये भी देखना पड़ेगा कि रूलर्स जो हैं उनकी आइडियोलॉजीज क्या है। ठीक है, और उनके एक्शंस डेमोक्रेसी से मैच करते हैं या नहीं। गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट द लॉज एंड द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस लगाता है कि आपके पास पावर है, ठीक है, आपको लोगों ने वोट करके भेजा है, बट स्टिल यू आर हैविंग अकाउंटेबिलिटी, स्टिल यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। क्यों, क्योंकि आपको किसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड रूल्स मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है। अब 4 कंट्रीज़ की हमने केस स्टडी पढ़ी। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपसे कंट्री स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछे जाते, आपसे कंसेप्ट स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे बोला जाएगा किसी एक पर्टिकुलर
फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को उठाकर कि आप इसको एक्सप्लेन करो या इसको एनालाइज करो या क्रिटिसाइज करो या इवेल्युएट करो, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कंट्री की इंफॉर्मेशन है केस स्टडी की मदद से, जब आप इसको अपने आंसर्स में यूज करेंगे तो वो आपके आंसर को बेटर बनाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली आपसे पूछना यही चाहते हैं कि भाई हमें पता है हम क्या पूछ रहे हैं, आप एग्जाम्पल से समझाओ, ठीक है। तो वहां पर आपको केस स्टडी को शॉर्ट तरीके से आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। अब अगर हम सिर्फ समरी देखने की बात करें कि चलो सारी कंट्रीज को एक तरफ रख दो, हमने क्या क्या सीखा हर कंट्री से, हम उसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं। रूलर्स कौन इलेक्ट करेगा? पीपल, सिंपल, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। थ्रू इलेक्शन फेयर चॉइस इज मस्ट। इलेक्शन तो जरूरी है लेकिन सिर्फ इलेक्शन इनफ नहीं है, फेयर चॉइस होना जरूरी है। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट with those elected by the people. It means if the people are electing their representatives, then those representatives should only take the major decisions, right? Anybody who is not elected by the people, who is not the choice of the people, must not be able to take decisions, ठीक है। उसको डिसीजंस लेने नहीं देना चाहिए, जिसको लोगों ने चुनकर भेजा है उसको डिसीजन लेने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी देयर, मतलब मैल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूलर्स इन पावर मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, ये हमने अभी डिस्कस किया कि भाई जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके अंदर एक डर होना चाहिए, उसको एक फेयर चांस मिलनी चाहिए कि आप भी हार सकते हो, तभी वो अगले इलेक्शन के लिए मेहनत करेगा और जितना भी टाइम पीरियड काम कर रहा है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। देन ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट franchise and political equality. Government limited by basic rules of constitution and citizens right. गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, कौन लगाएगा? जो रूल्स और लॉज बनाए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस लगा सकते हैं। एक्टिविटीज बिफोर एंड आफ्टर, नाउ देयर आर सर्टेन मोर थिंग्स कि भाई किसी भी इलेक्शन में जब आप लोगों को वोट दे रहे हो तो आपका काम सिर्फ वोट देने के बाद ख़त्म नहीं होता है, आपको उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के, उस पार्टी के बिफोर और आफ्टर इलेक्शन बिहेवियर को मैच करना पड़ेगा कि ठीक है इन्होंने इलेक्शन के पहले तो ये बात बोली थी, अब इलेक्शन खत्म हो गया, ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। जब तक आप ये एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक ये कंपैरिजन नहीं बिठाया जाएगा, तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम सिटीजन्स को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑपोजिशन इज़ वेरी एसेंशियल, इसका कारण क्या है ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, आई गेस थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर में, इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इतना समझ सकते हैं कि भाई जो अपोजिशन है वो ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि वो रूल जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर सवाल उठा सके, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज़ कर सके, उसके एक्शंस को इवेल्युएट कर सके कि आप ठीक से काम कर रहे हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन उठाने के लिए नहीं होगा, कोई भी क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं होगा, तो फिर लिमिटेशंस कम होती चली जाएंगी और सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से काम होता रहेगा, ठीक है। दूसरा व्यक्ति अपने व्यूज़ नहीं बता पाएगा, या दूसरी तरफ से सोचा नहीं जाएगा अगर अपोजिशन नहीं है तो। और साथ में अगर अपोजिशन नहीं है तो एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जो पार्टी के पर्सनल मोटिव्स होते हैं या पर्सनल आइडियोलॉजीज होती है ना, उनसे रिलेटेड जो बिल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी पास होने लगते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोगों के लिए अच्छे हों। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। अगेन यहाँ हम क्या बता रहे हैं? इक्वालिटी, कि सारे लोगों को लॉ की नज़र में कैसा होना चाहिए? बराबर, यानी लॉ के लिए हम सारे लोग एक बराबर होने चाहिए और हमको उस इक्वल लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे हैं कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब बस एक छोटा सा पार्ट और बच जाए कि भाई ठीक है डेमोक्रेसी के बारे में इतना सारा पढ़ लिया, केस स्टडीज देख ली, फीचर्स देख लिए, बट वाई डेमोक्रेसी? हम डेमोक्रेसी के इतना पीछे क्यों पड़े? हम अलग से मोनार्की के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एरिस्टोक्रेसी के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे? वाई आर वी कंसिडरिंग डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? स्टिल इट इज हैविंग फ्लॉज, फिर भी वो बेटर है, क्यों? ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। हालांकि बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, 10 और 15 मिनट का, उसमें हम उसको कंक्लूड कर देंगे और चैप्टर की एक समरी देख लेंगे, फाइन। तो अगर आपको इतना समझ में आया है, मैक्सिको और जिम्बाब्वे के बारे में, पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में समझ आ गया है,
तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई डाउट है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम रेगुलरली लेक्चर्स लेकर आएंगे और डेली अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट? So don't forget to like, comment, share and subscribe. Keep watching. Thank you so much.